Hello students, welcome to the channel. Today we are going to start the chapter 2 chemical kinetic of class 12th chemistry. In this video we are going to revise the chapter which is of chemical kinetics of chemistry class 12th. एक रिवीजन वीडियो होने वाला है। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इस वीडियो को देखना, नहीं तो स्टार्टिंग से पूरा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए अलग वीडियो आएगी। अभी ये एक रिवीजन वीडियो है सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है। अभी इस एक रिवीजन वीडियो को अगर आपने चैप्टर कर रखा है तभी देखो ना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और अगर जब भी नहीं देख रखा है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, अगर एक बार देखोगे हो सकता है 2-3 बार देखने के बाद समझ आ जाए, तो देख सकते हो, ठीक है। आई विल ट्राई टू टीच यू बेटर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है वैसे ये, ठीक है। चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 2 मैंने अपलोड कर दिया है और ये थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। स्टार्ट करते, ठीक है। चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स है, ठीक है। देखो, सबसे पहले बेसिक हमको पता होना चाहिए लॉग एंटी लॉग का। लॉग टेन की वैल्यू आपको पता होगी 0 होती है, ठीक है। लेन एल एल एन एन को हम एल एन ई भी लिख सकते हैं। लॉग ए इंटू बी को हम ए प्लस में ए लॉग बी लिखते हैं। ए अपॉन बी को माइनस में लिख लेते हैं, लॉग ए माइनस बी। लॉग ए टू द पावर बी आगे आ जाता है और लॉग ए एस हो जाता है, ठीक है। बी लॉग ए, ठीक। ऐसे एल एन ई ए होता है। एल एन ई को हटा के लॉग लगाने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं और लॉग लग जाता है और बेस में 10 आ जाता है। ऐसे एंटी लॉग होता है, लॉग ए बेस 10, इसको पी लिख देते हैं, ठीक। अभी कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कि लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। या मैंने बताया तो लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 0 बोल दी थी गलती से। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। लॉग 1 की 0 होती है, लॉग 1 की 0, 2 की 0.30, वैसे ये होती है पूरी 0.3010, ठीक। राउंड ऑफ करके 0.30 मान के चलते, ठीक है। ऐसे लॉग थ्री की वैल्यू होती है 0.4771, सिमिलरली 0.48 के बराबर होती है, ठीक है। लॉग फोर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 4 किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है, तो लॉग 2 टू द पावर 2, 2 का स्क्वायर। अब मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी ऊपर, कौन सी ये वाली, किसी का भी पावर हो उसको वो आगे आ जाती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे लगाइए, 2 आगे आ जाएगा, log 2 हो जाएगा, 2 log 2। और log 2 की वैल्यू हमें पता है 0 पॉइंट क्या होती है, 30 होती है, 0.30। वही हमने यहाँ करा, 2 इंटू 0.30 इज इक्वल टू 0.60, ठीक। ऐसे अब log 5 की वैल्यू होती है 0.70। नेक्स्ट आता है log 6 की वैल्यू। log 6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, log 2 3 6 होता है, तो 2 इंटू 3। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पीछे, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, ठीक। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ लगी है, तो क्या हो जाएगा log 2 प्लस log 3, 0.30 प्लस में 0.48। ये किसकी वैल्यू है, log 2 की, और ये log 3 की, ठीक। अब दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपना। log 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.78 आ जाएगी, ठीक है। ऐसी अब आता है log 7 की वैल्यू क्या होती है, 0.84 होती है। log 8 को हम कैसे निकाल सकते हैं, log 2 की क्यूब हमें पता है 8 होता है, तो 2 की क्यूब। अब ये प्रॉपर्टी दोबारा लग रही है, 3 आगे आ जाएगा, log 2 ऐसे हो जाएगा, 3 log 2, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे log 2 की पावर से, log 2 की उससे log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.30 होती है, 3 इंटू 0.30, आंसर आ जाएगा 0.90। सी log 9 हमें पता है 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 का स्क्वायर log 3 स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा, 3, 2 log 3, ठीक। तो 2 इंटू log 3 की वैल्यू क्या होती है, 0.48 होती है, तो 2 की मल्टीप्लाई 48 से करेंगे 0.96 आ जाएगा, ठीक है। ऐसी log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये याद रखना है। log एन एल एन ई की वैल्यू, जहाँ पे भी एल एन और ई आ जाए तो 1 आ जाता है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक आता है रेट ऑफ रिएक्शन।
जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बन रहे हो उसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एट टाइम t1 टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ R इज C1 और मोल्स N1 और प्रेशर इज P1। जहाँ पे भी टाइम t1 हो, कंसंट्रेशन R हो, C1 हो, कंसंट्रेशन C1 हो और प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स N1 हो, प्रेशर P1 हो। देखो ध्यान से, टाइम t1 हो, कंसंट्रेशन C1 हो, मोल्स N1 हो और प्रेशर P1 हो, और किसी टाइम टू पे टी टू हो, टाइम T2 हो, कंसंट्रेशन C2 हो और मोल्स N2 हो और प्रेशर P2 हो। मतलब कि किसी टाइम पे कोई वैल्यू है कि इतनी टाइम है, इतना कंसंट्रेशन है, इतना मोल्स है और इतना प्रेशर है, और किसी और दूसरे टाइम पे कोई टाइम ये है, कंसंट्रेशन ये है और मोल्स इतने हैं और प्रेशर इतना है। तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? तो एक फॉर्मूला है, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। जितना भी कंसंट्रेशन का चेंज आ रहा है, कंसंट्रेशन चेंज कैसे निकलेगा? C2 माइनस C1 अपॉन में चेंज इन टाइम क्या है? T2 माइनस T1। ठीक, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखो, ऐसे हम एक निकाल सकते हैं, चेंज इन मोल अपॉन में चेंज इन टाइम। एक रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे निकल सकती है, चेंज इन मोल अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक, ऐसे एक और निकल सकता है, चेंज इन प्रेशर अपॉन में चेंज इन टाइम। डिपेंड है आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन, देखो ये किसके कंसंट्रेशन के टर्म्स में, कंसंट्रेशन के टर्म्स में क्या निकलेगा? C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस C1। जब C1 बड़ा हो और C2 छोटा हो, ठीक, तो ये लगेगा। और हमको हर एक फॉर्मूले में माइनस रखना है। C1 बड़ा होगा, C2 छोटा होगा, माइनस का साइन रखना है, जिससे कि आंसर हमारा पॉजिटिव आए। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द मोल्स, मोल इन टर्म्स ऑफ मोल की टर्म्स में N2 माइनस N1 अपॉन में T2 माइनस T1 रखना है, और प्रेशर की टर्म्स में P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 रखना है। जहाँ P1 बड़ा है, यहाँ N1 बड़ा है या C1 बड़ा है। तो हमें पता है जब C1 बड़ा होगा तो यहाँ वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आएगी, उसको पॉजिटिव करने के लिए एक नेगेटिव साइन को रखना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव साइन रखेंगे सभी वैल्यू आंसर्स में, देख लो। ठीक है, नेगेटिव साइन आ रहा है हर जगह, तो नेगेटिव साइन लगाना, और यहाँ N1 बड़ा है, N2 छोटा है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ये तो मैंने बता दिया। अब देखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी? कंसंट्रेशन, अगर हमने कंसंट्रेशन की टर्म्स में निकाली तो क्या होगी? मोलर पर टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम, और मोल पर टाइम हो जाएगा सेकेंड यूनिट। ठीक, अगर मोल्स की टर्म में निकाले तो मोल पर टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे अब प्रेशर है, प्रेशर की टर्म्स में अगर हमने आंसर निकाला तो क्या होगी यूनिट? प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं? एटीएम, और टाइम निकाला, टाइम टाइम की हो जाएगी पर टाइम, टाइम नीचे पर टाइम हो जाएगा, एटीएम पर टाइम। और एक और यूनिट हो देखती है एमएम ऑफ एचजी पर टाइम। ठीक, अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इन ए टू बी, टाइम कंसंट्रेशन दे रखे, मतलब कंसंट्रेशन की टर्म्स में आंसर निकालना है। एट T=0, T=0 पे क्या दे रखा है? 4 मोलर कंसंट्रेशन है, और T=10 मिनट पे क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन? 2 मोलर हो जाएगी। तो निकालेंगे यहाँ C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक, माइनस का साइन रखना है, क्योंकि हमें पता है कि जो C1 की वैल्यू है वो बड़ी है और C2 की वैल्यू छोटी है। तो T2 माइनस 4 C2 माइनस C1 ठीक, अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक, R इज इक्वल टू, माइनस का साइन इसलिए रखा क्योंकि नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव रखा है। R इज इक्वल टू 2/10, 2 कट जाएगा 10 से, क्या आ जाएगा? या इसको काटोगे क्यों? 0 अपॉन ऊपर चला जाएगा 0, तो 0 पॉइंट हो जाएगा 0.2 मोलर पर मिनट, क्योंकि मिनट में दे रखा है तो हम पर मिनट लिखेंगे। अगर सेकंड्स में निकालना है तो 60 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
60 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 1/300 मोलर पर सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट आयनिक रिएक्टेंट होगा। आयनिक रिएक्टेंट जैसे कि Na+Cl- Ag+NO3-। अब इसमें अगर रिएक्शन होगी तो Ag किसके संग बॉन्डिंग कर लेगा, Cl के संग, और NO3 किसके संग कर लेगा, Na के संग। तो क्या हो जाएगा, AgCl + NaNO3। कोवेलेंट रिएक्टेंट में N2 3H2 रिएक्शन होगी, 2NH3 बन जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो ए की रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो ज़्यादा है कंपेरेटिवली बी के। ठीक है, सी की पॉइंट थर्ड पॉइंट देखो, होमो। होमो मतलब जिसमें सेम फेस होगा वो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू हेट्रो। हेट्रो मतलब जिसकी डिफरेंट फेस होगा उसके कंपेरेटिवली होमो फेस सेम फेस की रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। लास्ट देखो, आगे पॉइंट देखो, ROR rate of reaction is directly proportional to the stability of product। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के। ठीक है, मतलब ये जितनी ज़्यादा होगा ROR ज़्यादा होगा, जितना ये कम होगा उतना ROR ज़्यादा होगा, जितना ये ज़्यादा होगा उतना ये कम होगा, क्योंकि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इसके डायरेक्टली, अगर ये ज़्यादा तो ये ज़्यादा, ये कम ये तो कम, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, गैस का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद लिक्विड का, फिर सॉलिड का। ठीक है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया शुगर पाउडर, शुगर पाउडर क्या होता है, ज़्यादा एरिया घेरता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू शुगर क्यूब्स के। ठीक है, शुगर क्यूब्स वही छोटे छोटे क्यूब्स होती हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट में क्या होता है, H2+Cl2, ये हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, क्या बना, 2HCl बना। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, सनरेज बढ़ेंगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे। आपने ये चैप्टर 11 में पढ़ा होगा, ड्यूअल नेचर में, फिजिक्स में ड्यूअल नेचर में पढ़ा होगा आपने ये, कि नंबर इंटेंसिटी बढ़ती है, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, नंबर 5 आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज, हमें पता है कैटलिस्ट दोनों तरह का काम कर सकता है, या तो रिएक्शन को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। तो में इंक्रीज और घटा, और में डिक्रीज, ROR रेट ऑफ रिएक्शन। डिक्रीज सरफेस केमिस्ट्री, डिक्रीज वाला जो होता है कि कैसे डिक्रीज करता है, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इंक्रीज वाला यहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कि कैसे इंक्रीज करता है कैटलिस्ट। ठीक है, प्रोवाइड्स द अल्टरनेट पाथ फॉर द रिएक्शन, क्या करता है ये कैटलिस्ट, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शन को, जिससे वो रिएक्शन को जल्दी करवा देता है। ठीक, ये कहाँ पढ़ेंगे हम, आर्हेनियस इक्वेशन में पढ़ेंगे, अभी चैप्टर में आएगी आगे। ठीक है, देख दूसरा पॉइंट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ROR अपने आप बढ़ जाएगा। ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। अब रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बोलूंगा, ROR ही बोलूंगा। ठीक है, आपसे याद रखना, ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जैसी कंसंट्रेशन बढ़ेगी ROR बढ़ेगा, ROR बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगी ROR बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है एवरेज रेट एंड इंस्टंटेनियस रेट। देखो एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। भैया डेल्टा सी डेल्टा टी क्या है, अभी आगे आएगा, बताता हूँ। एक फॉर रिएक्टेंट के लिए निकालते हैं हम, या प्रोडक्ट के लिए निकालते हैं इसे हम, या रिएक्टेंट के लिए या प्रोडक्ट के लिए। ठीक, एवरेज रेट क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इसमें होता है माइनस। माइनस क्यों होता है, देखो तुमने एक क्वेश्चन पढ़ी होगी इक्विलिब्रियम में, अल्फ़ा ए प्लस में बीटा बी इज ऐसे, फिर सी, फिर डी। ठीक, ऐसे पड़ी होगी। तो इसी में बोल रहा है चाहिए, इधर ये रिएक्टेंट है,
रिएक्टेंट में जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे, इंस्टेंटेनियस रेट निकालोगे, तो उसके लिए आपको यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। ठीक, जैसे मैंने ए का निकाला तो माइनस, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। माइनस डेल्टा सी या ए लिखो, ए का निकालना ए डेल्टा टी अपन। ठीक, ऐसे यहाँ प्रोडक्ट के लिए यहाँ पॉजिटिव लेंगे, तो एवरेज रेट यहाँ पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हो इंस्टेंटेनियस रेट व्हेन टी डेल्टा टी इक्वल टू 0। जब डेल्टा टी 0 हो, लेकिन हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तो हम सबसे छोटा पार्ट लेंगे जहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। रिएक्टेंट के लिए क्या है, रिएक्टेंट के लिए क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट माइनस, यहाँ माइनस क्यों लिया अभी बताया मैंने ऊपर की कैसे क्यों लेते हैं माइनस, माइनस डी सी बाई डी टी। यहाँ प्रोडक्ट्स में क्या लेंगे, पॉजिटिव डी सी बाई डी टी। ठीक, ग्राफिकल एनालिसिस देखते हैं। रिएक्टेंट के लिए ये देखो, C1 है, ये C1 की रिएक्शन हो रही है T1 टाइम पे, C2 की रिएक्शन हो रही है किसी T2 टाइम पे। ठीक, और T इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पे ग्राफ दिखा रखा है। T इक्वल टू 0 पे C1 ये है, C2 ये है, कंसंट्रेशन ये है और ये है। अब ये ऐसे जा रहा है, देखो नीचे घटता जा रहा है। मैंने बताया था ना C1 ज़्यादा होगा C2 कम होगा, देखो ग्राफ में भी बता रहा है C1 बड़ा है और C2 कम है। ठीक है, अब देखो एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी माइनस ऑफ C2 माइनस C1। ये मैंने फॉर्मूला पीछे भी बताया था कंसंट्रेशन का कैसे निकालना है। ठीक, इंस्टेंटेनियस रेट माइनस डी सी बाई डी टी। स्लोप, इसका स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन T2 माइनस T1। y2 माइनस y1 क्या है, ये y2 माइनस y1 ये है बेटा। ठीक है, T2 माइनस T1 y2 माइनस y1। ठीक है, और इक्वल टू स्लोप किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, मैथ में पढ़ा होगा। ठीक, तो ये टेन थीटा के बराबर रख देंगे। आगे देखो ग्राफ फॉर द प्रोडक्ट। ग्राफ प्रोडक्ट के लिए कि देखो कैसे होता है, कंसंट्रेशन है, टाइम है, C2 पे देखो ये हो रहा है, C1 पे ये हो रहा है। प्रोडक्ट कैसे बनना है, C2 इसमें बड़ा है, किसमें, प्रोडक्ट में, और C1 छोटा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे, C2 माइनस C1 वैसा ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो C1 बड़ा है नहीं, तो माइनस का साइन हमें खुद नहीं लगाना है। ठीक है, यही देखो यहाँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हो रही है, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट है, ऊपर से नेगेटिव साइन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे C1 बड़ा नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे पॉजिटिव ऑलरेडी है। ठीक है, C2 बड़ा होगा, C1 छोटा होगा, C2 माइनस C1 T2 माइनस T1। इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे, डी सी बाई डी टी पॉजिटिव ही रहेगा। स्लोप y2 माइनस y1 एज आई सेड एंड T2 माइनस T1 इक्वल टू टेन थीटा। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस। अपीयरेंस और डिसअपियरेंस क्या होता है, देखो मैंने एक रिएक्शन लिया अल्फा ए प्लस बीटा बी गामा सी एंड डेल्टा डी। ठीक, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कैसे निकालेंगे, डिसअपियरेंस ऑफ ए निकालने के लिए देखो कंसंट्रेशन पीछे हमने क्या रख रहे थे, इंस्टेंटेनियस में कंसंट्रेशन रख रहे थे, तो यहाँ पे भी क्या रखना है, कंसंट्रेशन रखना है। कंसंट्रेशन ऑफ ए डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए डेल्टा टी। माइनस क्यों लगाया, पीछे मैंने बताया था कैसे लगाया, क्यों लगाया। ठीक, वो यहाँ पे है। रेट ऑफ रिएक्शन और डिसअपियरेंस ऑफ बी में कैसे करना है, ऐसे करना है, बीटा कंसंट्रेशन ऑफ बी डेल्टा डेल्टा टी माइनस। ठीक, ऐसे ही आप देखते हैं अल्फा ए बीटा बी गामा सी डेल्टा डी फॉर द प्रोडक्ट्स के लिए क्या होगी, ये इधर की साइड रिएक्टेंट्स की साइड क्या होगा, रिएक्टेंट्स की साइड क्या होगी, डिसअपियरेंस होगी, और रिएक्टेंट्स के इधर प्रोडक्ट में क्या होगी, रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर दी और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी में क्या होगा हमें पता है, कंसंट्रेशन ऑफ सी डेल्टा एंड डेल्टा टी। पॉजिटिव क्यों लिया पता है मैंने अभी। रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर डी पॉजिटिव डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी। आगे देखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन, एक और बात चीज बतानी थी कि ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस में तुम्हें कभी भी कोफिशिएंट नहीं लेना है। क्या, कोफिशिएंट नहीं लेना है कि ये अल्फा लगाए तो अल्फा के ए के ऊपर अल्फा की पावर चढ़ा दूँ भैया की, तो ये अपीयरेंस और डिसअपियरेंस में नहीं करना होता है। ठीक है, ये आगे अभी मैं बताऊंगा कि किस में करना होता है। डिसअपियरेंस और अपीयरेंस में आपको ये अल्फा ये कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, ना नीचे ना ऊपर ना पावर में। ठीक, आगे देखो, देखो एक
नोट डाल के लिखना, हम शपथ लेते हैं कि ROR में कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो पीछे क्या आता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस। अपीयरेंस और डिसअपियरेंस में आपको ना आपको डिवाइड करना है कोफिशिएंट को, ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड, और ना पावर चढ़ानी है, ठीक। लेकिन ROR रेट ऑफ रिएक्शन में आपको क्या करना है, कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे करेंगे, अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी डेल्टा डी। देखो ROR में क्या करना है, पहले रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख दिया। फिर रेट ऑफ रिएक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके संग कोफिशिएंट की डिवाइड करेंगे। कोफिशिएंट क्या है, यहाँ ए है तो अल्फा है, अल्फा डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली बीटा के संग रेट ऑफ रिएक्शन में इनको इक्वल टू रखना है बीच में, ठीक है। इसको इसके इक्वल रखना है, फिर इसको इसके इक्वल, इसको इसको इक्वल, रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक। अब ये सबको इक्वल रखने के बाद आपको क्वेश्चन, आप इससे अब एक से एक क्वेश्चन बना सकते हो। ये इसको इक्वल रखना है रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है। आगे देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस अपॉन में कोफिशिएंट किसका फॉर्मूला है, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है, पढ़ो इन्हें। आई होप तुमने पढ़ लिए होंगे। आगे देखो, अब आता है एलिमेंट्री रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो वन स्टेप रिएक्शन होती है या सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। देखो लिखा भी है, वन स्टेप रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ए से बी डायरेक्ट बनता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होता है, क्योंकि डायरेक्ट यही बनना है, इसके बीच में कोई और रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। आगे होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन हो रही होती है, मोर देन वन स्टेप, ठीक। ए से सी बनना है, फिर सी से बी बनना है, ऐसे हो रही है। तो जो स्लो, एक इसमें जो क्वेश्चन में दिया होगा आपको, एक आपको स्लो दे रखी होगी, एक फास्ट दे रखी होगी। स्लो वाली जो होगी हमेशा एक ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक। फास्ट बहुत सारी हो सकती है, लेकिन स्लो क्वेश्चन में एक ही दी होगी, जो कि उसे ही कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ओपी पॉइंट क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लो स्टेप होगा। मैंने जैसे कि बताया, स्लो स्टेप हमेशा एक ही होगा। फास्ट भाग भले ही दो या दो, एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा एक ही होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आता है नेक्स्ट रेट लो। रेट लो क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। क्या, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स टू द सेम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मैं कुछ समझ नहीं आया क्या बोल दिया आपने, ये समझाता हूँ। जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के, समझ आया। मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के, समझ आया, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के बराबर होती है। अब आगे पढ़ो, ऑफ द रिएक्टेंट्स के मास के, ठीक है। और देखो, रिएक्टेंट्स के मास के और सेम पावर होती है, विच मे और मे नॉट बी इक्वल, जो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, वो डिपेंड करता है किस पे, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा या डेल्टा, ठीक। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी concentration of A to the power x and B concentration of B to the power गामा होगा यहाँ या वाई होगा, वाई है ये, ठीक है। x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा। x क्या है यहाँ, अल्फा है, और y क्या है, बीटा है, ठीक है। एलिमेंट्री और वन स्टेप और सिंगल स्टेप। एलिमेंट्री या उस एलिमेंट्री में क्या होगा, एलिमेंट्री में x क्या होगा, अल्फा, और y क्या होगा, बीटा। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा कि एक्स इज इक्वल टू अल्फा और वाई इज इक्वल टू बीटा, वहाँ पे कुछ और होगा, आगे देखेंगे जब पता चल जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन, ओ सॉरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो, ये हमें पता है एक्स वाई अल्फा बीटा आर इज इक्वल टू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लग जाएगा के, ठीक। एक्स वाई, एक्स क्या है ऑर्डर, फिर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई क्या है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या है पावर है, ठीक है। के क्या है, के रेट कांस्टेंट है, आर आर ओ आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। रेट कांस्टेंट भी कहते हैं या स्पेसिफिक रेट रिएक्शन, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी दोनों बराबर है 1 के, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगी, के, क्योंकि ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इज 1 एंड के इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन विल बी एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर आपको नहीं पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रखो। एन की वैल्यू निकालने के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए दोनों की पावर्स को प्लस कर दो, क्या, दोनों की पावर्स को प्लस कर दो, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आएगा कि कितना है, ठीक। कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें पढ़ो। ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, जो ऑर्डर है वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ऑर्डर कैन बी, ऑर्डर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में वी कैन कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द वेरियस रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम बहुत अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हैं। और यहाँ देखो अगला है यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के कैसे निकलेगी, के की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू क्या होती है, मोल पर टाइम, यहाँ इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये मोलर मास है, इसका मोलर मास मोलर रखेंगे, हम मोलर रखेंगे, एक्स वाई एक्स प्लस वाई जो भी होगी वैल्यू, जो भी एक्स प्लस क्या है, यहाँ एक्स प्लस वाई क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन आ जाएगा, हम इंटू एन, और यहाँ मोल पर टाइम, तो वैल्यू क्या आ गई यूनिट ऑफ के की, मोल पर टाइम इंटू डिवाइड बाय मोलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू द पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। आगे देखो, देखो हमारा पीछे क्या आया था, यूनिट ऑफ के एम इंटू में टाइम इनवर्स इंटू में एम टू द पावर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हमें पता है एम की पावर एन है और ऊपर एक एम है। अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ, इसको ऊपर लेके जाऊँ, एन की पावर माइनस हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, एम टू द पावर माइनस एन है ना, हमें पता है ना 1/10 है, तो इसको ऊपर ले जाने के लिए 10 टू द पावर -1 हो जाएगी, है ना। तो ऐसी इसकी है, m टू द पावर n है, तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा, क्या हो जाएगी, m टू द पावर -n, और ऊपर क्या है 1, तो m टू द पावर, तो क्या हो जाएगा m टू द पावर 1 1 माइनस माइनस n, ठीक, माइनस n हो गई, इनटू में टाइम, टाइम इनवर्स ऐसे ही है, ठीक है। तो क्या आ गई वैल्यू के की, m 1 - n टाइम इनवर्स, ठीक है। n क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगी, x प्लस में y, ठीक। आगे देखो, ये एक क्वेश्चन है, इफ द रेट ऑफ एक्सप्रेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन गिवन बाय रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर m है और b की पावर n है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज m, वो बोल रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन m होगी, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल इज n, हमें पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई निकालेंगे, तो x ये है और y ये है, m प्लस n होगी। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज m प्लस n, ठीक है, हाँ। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज m माइनस n नहीं होगी, गलत है ये, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज़ द रेट ऑफ एक्सप्रेशन डी सी बाई डी टी रिएक्शन दे रखी है, और ये वैल्यू दे रखी है के ई टू द पावर b/2 3/2 और डी टू द पावर 3/2, दोनों की वैल्यू दे रखी है, दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगी अपनी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जाएगी, देखो कितनी होगी, ठीक। प्लस करेंगे कितना आ रहा है 6/2, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, आंसर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ रिएक्शन ऑफ 2a प्लस b gives the product doubling the reaction initial concentration of for both the reactants and increases the rate by a factor 8। बोल रहा है कोई रिएक्शन है 2a प्लस बी से कोई प्रोडक्ट बना रही है, डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन, दो इनिशियल कंसंट्रेशन दो उसको डबल कर देंगे, और बोथ द रिएक्टेंट्स, दोनों रिएक्टेंट्स के, तो क्या हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, ये क्या हो गया 4a प्लस में 2b हो जाएगा, ठीक।
ओके, द रेट बाय अ फैक्टर reactants increases, both the reactants increases the rate by a factor of 8 and doubling the concentration B alone doubles the rate law of the reaction is। अब वो पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन क्या रेट, देखो R इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी की टू पावर वाई। 8 हमें पता है, हमने 8 बोला रेट लो इतना बढ़ रहा है, ठीक है। 2 टू द पावर एक्स और 2 टू द पावर वाई रख देंगे क्योंकि हमने बोला जो रेट कंसंट्रेशन टू डबल हो रही है तो 2 रखेंगे, 2 टू दी पावर एक्स प्लस वाई रखेंगे, 2 की पावर यहाँ 3 हो जाएगी। अब यहाँ दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या आ रहा है एक्स प्लस वाई 3 के बराबर आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये तो हमें पता ही है। वो कुछ और पूछ रहा है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। एक्स प्लस वाई 3 है जहाँ ए की वैल्यू 1 है, उनने बोला है नीचे, ठीक है। एक्स की वैल्यू वो सॉरी वाई की वैल्यू 1 है और एक्स की नहीं पता हमें, ठीक। तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, हम इसको माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा, ठीक, आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसी ये क्वेश्चन है, इसको देखना और खुद करने की कोशिश करना। मैंने आंसर सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आता है कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे निकालेंगे। देखो मास्टर इक्वेशन दे रखी होगी, गिवन होगी, उसमें 2 का ऑर्डर होगा, कैलकुलेट करेंगे, ऑर्डर कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैकेनिज्म क्या होगा, स्टेप 1 2 3 4 गिवन हो गए हमको कि ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, 4 स्टेप दे रखे होंगे, उससे कम या उससे ज़्यादा भी दे रखे होंगे। कन्वर्ट द रेट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्लो स्टेप इन रेट एक्सप्रेशन। जो रेट एक्सप्रेशन दे रखी है स्लो स्टेप की, उसको रेट एक्सप्रेशन में बदलना है। स्टेप इन रेट एक्सप्रेशन, ठीक, ऑफ द मास्टर इक्वेशन, मास्टर इक्वेशन में विद द हेल्प ऑफ द फास्ट रिएक्शन की हेल्प से बदलना है। केसी कैलकुलेट करना मतलब, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्लो स्टेप, डिटरमाइनिंग स्टेप, आइडेंटिफाई करना है स्लो स्टेप कौन सा है। ऑर्डर इज इक्वल टू कोफिशिएंट, जो ऑर्डर होगा वो कोफिशिएंट के बराबर होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन करेंगे, समझ आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथेटिकली रिएक्शन। देखो एक ये दे रखी रिएक्शन, मास्टर रिएक्शन ये है क्या है मास्टर रिएक्शन। आइए इसके कुछ स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो देखो स्लो स्टेप कौन सा, ये वाला स्टेप स्लो स्टेप दिखा रखा है, लिख रखा है, ठीक। और ये मास्टर रिएक्शन है गिवन बिलो। द ओवर ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने हमको ये बोल रहा है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन को किसके इक्वल रखना है, मास्टर इक्वेशन के। मास्टर इक्वेशन x2 टू द पावर x टू दी y टू दी पावर y, ठीक। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस का मत रखना। x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 1। कन्वर्ट x टू दी x2, x को x2 के बराबर करना है। हमने देखो इसको, ये हमने किसका करा है, ये मास्टर रिएक्शन का करा है हमने, ये वाला, ठीक है। दूसरा रेट लो हमने किसका निकाला है, सेकंड स्लो स्टेप का निकाला है। देखो के डैश एक्स वाई टू, ठीक है। दूसरा हमने रेट लो सेकंड स्लो स्टेप का निकाला, एक हमने मास्टर इक्वेशन का, दूसरा स्लो स्टेप का। अब वो बोल रहा है कि एक्स को हमको एक्स टू के बदलना पड़ेगा, जब ये एक्स के इसको इक्वल होगा, है ना। कैसे करेंगे देखो, एक्स के सी इज इक्वल टू एक्स मोलर मास ऑफ एक्स इंटू मोलर मास ऑफ एक्स और डिवाइड बाय x2। ऐसे करोगे x की पावर 2 आ जाएगी, यहाँ ये इतना ही रहेगा। के सी हाफ कर देंगे, के सी की वैल्यू हाफ हो जाएगी, प्लस में हाफ के सी की वैल्यू हाफ 2 में x हो जाएगा। तो ये हाफ क्यों हो गया, ये इधर गया, ठीक, ये इधर गया और ये ने एक्स स्क्वायर था, इसको अंडर रूट करा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आर डैश के सी एक्स स्क्वायर x2 के सी आर डैश क्या हो गया, के सी टी पावर हाफ x2 की वैल्यू भी हाफ y2 की, y2 हमें x की यहाँ से इनने वैल्यू निकाल ली। देखो यहाँ ये x की इनने वैल्यू निकाली और इसके अंदर पुट कर दी, इस इक्वेशन के x की वैल्यू निकाल के इसने पुट कर दी, के सी की वैल्यू डाल दी और y2 की भी डाल दी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा 1 प्लस हाफ, क्या आ गया आंसर 3/2, ऑर्डर आएगा 1.5 का, ठीक। नेक्स्ट आता है मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन
द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच मस्ट बी कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ रिएक्शन। जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स कोलाइड होने चाहिए रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। जब तक कोलाइड नहीं होंगे, जब तक फिर रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। तो वही वो बोल रहा है कि जब तक द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच मस्ट बी कोलाइड, जरूर कोलाइड होनी चाहिए जब रिएक्शन कंप्लीट होगी, साइमल्टेनियसली कोलाइड होनी चाहिए टू ब्रिंग अबाउट अ रिएक्शन, रिएक्शन कराने के लिए, ठीक। तो देखो 1H2 प्लस Cl बनना है, से रिएक्शन होके क्या बनना है, 2HCl बनना है। तो मोलिक्युलरिटी क्या होगी, हमें मोलिक्युलरिटी यहाँ की नहीं देखनी, यहाँ की देखनी है। कितने मोल्स हैं यहाँ पे, यहाँ कितने मोलिक्यूल्स हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 2 मोलिक्यूल हो गए, 1 + 1 = 2। सिमिलरली इसका करके पढ़ना और समझ आ जाएगा। इसका पढ़ना m इज ग्रेटर देन 3 इज रेयरली ऑब्जर्व, रेयरली मिलता है कि 3 से ज़्यादा होगा मोलिक्युलरिटी, थ्योरेटिकली एस्पेक्ट है ये, ठीक है। m सम ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, m जो होता है सम होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लेते हैं। देयर इज अ नो मीनिंग ऑफ मोलिक्युलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मोलिक्युलरिटी का कोई काम नहीं है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ इज इक्वल टू ऑर्डर मोलिक्युलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर इसी से पता लग जाता है कि कितना है एलिमेंट्री रिएक्शन में, जिसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एक ही होता है, स्टेप 1 ही होता है, ये नहीं होता कि पहले 1 से 2 फिर 2 से 3, ऐसे नहीं होता, डायरेक्ट होता है ए से बी डायरेक्ट, ठीक है। मोलिकुलरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर, मोलिकुलरिटी हमेशा होल नंबर होगा, 1 2 3 5 6 7 8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन कभी भी रैशनल नंबर ये मतलब पॉइंट में नहीं होगा या फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है, इंटीजर्स में नहीं होगा, ओके। इंटीजर्स में हो सकता है मतलब हाँ 1 2 3, लेकिन पीछे नेगेटिव में नहीं होगा, समझ आ गया ना। आगे देखो, अब आता है डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। ए से कोई प्रोडक्ट बनना है एन, अब हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मतलब n = 1 होगा, ठीक। तो डिफरेंशियल रेट क्या होगी, ए से प्रोडक्ट बनना है, ए की निकालना है इधर, ये डिफरेंशियल रेट माइनस होगा क्योंकि इधर रिएक्टेंट की निकालना है, -dA/dt, और ये 1 क्यों लगा है यहाँ पे, प्रोडक्ट इसकी मल्टीप्लाई किसी से नहीं हो रही तो 1 ही रहेगा, ठीक है। रेट लो में क्या होगा, R = K कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, पावर क्या है कुछ भी नहीं क्योंकि रिएक्टेंट मल्टीप्लाई इससे कुछ नहीं हो रहा तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। dA/dt, dA concentration of A 1 dt is equal to डिफरेंशियल रेट। डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन कैसे निकलेगी, हमें रेट लो को किसके बराबर रख देना है, के बराबर, रेट लो के बराबर, डिफरेंशियल रेट को के बराबर, रेट लो के बराबर रखना है, डिफरेंशियल रेट को रेट लो के बराबर रखना है, अपना क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कैसे निकली, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के टर्म्स में। देखो T = 0 पे कोई C°C होगा, कुछ होगा, ए प्रोडक्ट, ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। सी पे कोई C0 पे कोई इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, C0 मतलब कोई इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, सी टी पे क्या होगी, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, किसी टाइम टी पे कोई कंसंट्रेशन होगी। तो देखो T = 2 पे कोई कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन टी सी टी पे, कंसंट्रेशन किसी टाइम टी पे कोई छोड़ होगी। आगे देखो T = 0 पे हमें मान लेना है कंसंट्रेशन ऑफ ए इज C0 है, किसी टाइम T0 पे हमारी कंसंट्रेशन क्या है, C0 है, ठीक। एट टाइम टी, किसी टाइम टी पे हमारी कंसंट्रेशन क्या है, CT है, ठीक है। ए की कंसंट्रेशन क्या है, CT है, ठीक। T = 0 पे C0, T = T पे CT, ठीक। आगे देखो, मैंने बताया था डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के लिए कैसे करना है, रेट लॉ को डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बराबर रख दोगे, अपना डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। इसको इसके इक्वल रखा, ठीक। dA/1 dt को ए के कंसंट्रेशन के इक्वल रखा, k dt हो गया, मतलब इसको इधर लिया है, इसको इधर लिया है, ठीक है। ए को इधर ले आए हैं और dt को उधर ले गए हैं, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन करेंगे कि कहाँ से कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रही है, तो क्या हो रही है, कंसंट्रेशन हमारी इनिशियल से किसी टाइम टी पे जा रही है,
सी नॉट से सी टी भी जा रही है, और हमारा टाइम क्या हो रहा है, 0 से किसी टाइम टी तक जा रहा है। इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन पता है ना, नेचुरल लॉग लगेगा एल एन सी टू सी नॉट से सी टी, ठीक है। और इधर क्या होगी, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, टी 0 से टी तक जा रही है, टी माइनस 0 हो जाएगा, एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट, ठीक। सॉल्व कर लोगे, के टी माइनस के टी एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट, माइनस कॉमन ले लेना यहाँ से, इसमें कॉमन आ जाएगा ना, कट जाएगा, एल एन सी नॉट इधर आ जाएगा, फिर इसको इसके ये हो जाएगा, एल एन यहाँ कॉमन ले लेना, ठीक। अब हमें पता है ना, ये देखो मल्टी माइनस में होता है तो मतलब कि ये डिवाइड में था, और माइनस में ऐसे हो जाता है, फिर ये जब प्रॉपर्टी लग जाती है, और माइनस में तो डिवाइड में रख दो, ऐसे कर लो, एल एन सी नॉट बाई सी टी, लॉग वाला बताया था ना मैंने, सॉरी दिख नहीं रहा तुम्हें, देखो दोबारा, एल एन सी नॉट है माइनस एल एन सी टी इक्वल टू, माइनस से माइनस कट गया, के टी एल एन सी नॉट, यहाँ माइनस एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी टी है, हाँ ठीक है ना, एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी टी है। अब एल एन लॉग, ये समझो लॉग है ये, ठीक है, लॉग, अब लॉग में क्या होता है, माइनस है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो एल एन सी नॉट अपॉन में सी टी इक्वल टू के टी। अब एल एन को हटाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, 2.303 लॉग लगाना पड़ता है, तो एल एन हटाएंगे 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी इक्वल टू के टी हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, ये प्रॉपर्टी लगी है, देखो मैंने लिख कर भी दिया है यहाँ, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो के इज इक्वल टू, तो क्या के की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 2.303 को राउंड ऑफ करके 2.3 लिख देना, अपॉन में टी लॉग सी नॉट बाई सी टी, क्या आ गया अपना, ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम इन टर्म्स ऑफ मोल्स निकालते हैं। इन टर्म्स ऑफ मोल कैसे निकलेगा, किसी टी टाइम टी 0 पे जो मोल्स है वो कुछ ए, सी नॉट पे कुछ ए मोल्स हैं और ए माइनस एक्स है, ठीक। अब सी नॉट को ए की जगह रिप्लेस कर दो, सी टी को ए माइनस एक्स की जगह रिप्लेस कर दो, ठीक है। समझ आया, सी नॉट जहाँ था ना वहाँ ए रख देना, जहाँ सी टी है वहाँ ए माइनस एक्स रख देना, ए टी एक्स नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड किसी टाइम टी पे, सम डेरिवेशन एज, जैसे पीछे हमने डेरिवेशन करी ना वैसी होगी, यहाँ बस ए सी नॉट की जगह ये रखना है, सी टी की जगह ए माइनस एक्स रखना है, पूरा डेरिवेशन करोगे ये आ जाएगा, के इज इक्वल टू 2.3 अपॉन में टी लॉग ए अपॉन में ए माइनस एक्स, ठीक। जहाँ एक्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डाइसोसिएटेड, ठीक। अब निकालनी है हमें डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन। डिग्री ऑफ डाइसोसिएशन कैसे निकलेगी, DOD is directly proportional to the number of moles dissociated upon में initial moles taken. अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन में ए हो जाएगा, ए क्या है इनिशियल मोल्स टेकन, के इज इक्वल टू यही हमारी वैल्यू थी के 2.3 अपॉन में टी लॉग 10 बेस 10 ए टू ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब ए बेस 10 रख दिया, एल एन ई रख लेंगे, एल एन ई ए माइनस ए अपॉन ए माइनस एक्स, के टी की वैल्यू के टी इधर ले जाएंगे, टी आ जाएगा, 2.3 लॉग 10 को हटा जाके एल एन ई आ जाएगा, ठीक। के टी इज इक्वल टू माइनस एल एन ई रख दिया, ए माइनस एक्स अपॉन में ए, ठीक। माइनस के टी माइनस इधर आ जाएगा, एल एन ई ए माइनस एक्स अपॉन ए। अब देखो एल एन ई इधर था, इधर ले गए, ई की पावर माइनस के टी हो जाएगी, ठीक है, और ये माइनस एक्स अपॉन ई हो जाएगा, ई माइनस के टी ई टू द पावर माइनस के टी ए अपॉन ए एक्स अपॉन ए, ये कटेगा, 1 माइनस एक्स अपॉन ए आ जाएगा, ई की पावर माइनस के टी आ जाएगी, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1 माइनस इसको इसको इधर ले जाना, इसको इधर ले जाना, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, एक्स अपॉन ए क्या होता है, अल्फा होता है, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ देखो हमारी जब कंसंट्रेशन आधी हो चुकी होती है, हमारा आधा रिएक्टेंट जो जो हमारी आधी हमने उसके अंदर
रिएक्टेंट्स डाले होते हैं वो जब डिकम्पोज हो गए होते हैं आधे, तो उसको कहते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, वही लिखा है द टाइम व्हेन, जब when half of the reactant is decomposed, जब हमारा आधा रिएक्टेंट खत्म हो चुका होता है। तो सी किसी टाइम टी पे हमारी कंसंट्रेशन कुछ होगी, किसी इनिशियल टाइम पे हमारी कंसंट्रेशन कुछ होगी। और मैंने बोला किसी इनिशियल टाइम पे हमने ये, मैंने बोला 5, मैंने बोला चलो 6 ग्राम, मैंने अपनी 6 ग्राम मैंने कुछ 6 मोलर मैंने कंसंट्रेशन डाली। ठीक, अब वो हमने बोला हाफ लाइफ निकालनी है। हाफ लाइफ में मुझे पता आधी हो गई होगी, वो अब खत्म हो गई, आधी खत्म हो गई होगी, तो सी नॉट बाई टू हो गई होगी, है ना। तो 6 से कितनी हो गई होगी, 3 हो गई। तो सी नॉट बाई टू इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ हो गई होगी। सी नॉट बाई टू कंसंट्रेशन ऑफ टी, कंसंट्रेशन ऑफ एट टाइम टी क्या हो जाएगी, सी नॉट बाई टी हो जाएगी। ये स्मॉल टी लिखो, वो बिग टी ज़्यादा हो गया। concentration at time t is equal to concentration of initial at of half। ठीक, तो हमारी टाइम टी पे कितनी होगी, सी नॉट बाई टू होगी। तो हमने जो पीछे फॉर्मूला डिराइव करा है, टाइम टी इज इक्वल टू टी बाई वन हाफ लेंगे, के इज इक्वल टू 2.3 अपॉन में टी लॉग सी नॉट बाई सी टी। हमने फॉर्मूला भी पीछे डिराइव करा है। अब इसके अंदर सी टी की वैल्यू हमें क्या पता चली, हाफ में सेल में क्या हो गई होगी, सी नॉट बाई टू हो गई होगी। इसको इधर पुट करो, सी नॉट बाई टू, सी नॉट से सी नॉट कैंसिल, टू ऊपर चला जाएगा, यहाँ 1/2 है, टू ऊपर चला जाएगा, टू लॉग टू जाएगा। ठीक, टी क्या हो जाएगी, लॉग टू 2.3, 2.3 लॉग टू की वैल्यू 0.3। ठीक, इनको मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा, अभी क्या आएगा आंसर, 0.693। 69 भी लिखोगे चलेगा, 3 भी मत लिखो, कोई बात नहीं। 0.69 टी हाफ, टी हाफ की वैल्यू निकाल लेंगे, टी हाफ इधर लेंगे, के की वैल्यू नीचे आ जाएगी 0.693 अपॉन के। इसको ln2 भी कह सकते हैं, ln2 कैसे, 2.3 हो जाएगा वो। ठीक, ln देखो ऐसे, ln को हटाओगे क्या लगेगा, 2.3 लगेगा, लॉग लगेगा और 2 लग जाएगा, ln को हटाओगे तो वही बन जाएगा ये। ठीक है, तो ln2/k, टी हाफ ln2/k, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट पढ़ो, नोट द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। जो हाफ लाइफ कंसंट्रेशन होती है, हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन से। इंडिपेंडेंट मतलब कि उस पर डिपेंड नहीं करती है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है कि कितनी थी कितनी। ठीक है, देखो क्वेश्चन दे रखा है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। हाफ लाइफ दे रखी है उसने 1386। ठीक, टी 1/2 दे रखा है इनने। ठीक, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के दे रखा है इनने, नहीं वो पूछ रहा है रेट। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज के पूछ रहा है। ठीक, तो के इज इक्वल टू टी बाई 1/2, 0.693 अपॉन टी 1/2 कितना दे रखा है उनने, 1386 रखेंगे, काटोगे पीटोगे आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखो, वो तो हमने निकाला था टी हाफ, मतलब टी 50% पे हमारी क्या होगी कंसंट्रेशन। ठीक है, टी हाफ एट टाइम टी 50% पे कितनी होगी। अब वो कुछ और पूछ ले कि 75% पे कितनी होगी, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, द टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्टेंट इज डिकम्पोज्ड कैसे निकालेंगे, 3/4। ठीक, 3/4 पूछ रहा है, मतलब 3/4 रिएक्शन हो गई होगी, बची हुई कंसंट्रेशन देखो, सी टी टाइम ये पूछ रहे टी 75% सी टी। अब सी नॉट बाई 4 क्यों लिखा, बात जितनी बची होगी, पिछले में हमने क्या करा था, आधी तो खत्म हो गई थी, जो आधी बची थी सी नॉट बाई 2 ही तो बची थी वो, तो हमने सी नॉट बाई 2 लिखा था। अब कितनी बची है, 3/4 को माइनस कर दो, तो कितना बचा 1/4 सी नॉट बाई 4। ठीक, तो सी टी इक्वल टू सी नॉट बाई 4, आंसर पुट करोगे 4 ऊपर चला जाएगा, लॉग 4 की वैल्यू तुम्हें पता ही है, 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। तो 2.3 इंटू में 0.6 आएगा। देखो अभी आगे दिखा दो, देखो बन गया ना लॉग 4। अब लॉग 4 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 4 की वैल्यू 0.3, लॉग 2 की क्या होती है, लॉग 0.3 के 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.6 आएगा, 0.6 किस से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आ जाएगा। लेकिन इन्हें वैसे ले रखा है ln के करके, 2.3 को हटा दिया, लॉग को हटा दिया, ln ले लिया, ln 4 ले लिया इनने। ठीक है, और k को इधर ले लिया, t 75% को इधर भेज दिया है। ठीक है इनने,
और फिर 2 ln 2, अब 2 का स्क्वायर करेगा ये, 2 का स्क्वायर 2 ln 2 हो जाएगा, 2 ln 2 K/K, T 75% आ जाएगा 2। अब देखो ये हमें याद है ln 2 किस में था, T 50% में था, T हाफ लाइफ में था, है ना। तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, T 50%। तो मतलब कि जब हमको 75% और T हाफ 75% T निकालनी हो तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो हाफ T हाफ से, है ना। ऐसे ही हमें और भी अगर निकालनी हो, जैसे कि अब हमें पता 75% निकालनी हो तो 2 की मल्टीप्लाई कैसे कर दो, T हाफ से। ऐसे अगर हमें T90 की निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, 3.33 की मल्टीप्लाई कर देना किससे, T हाफ से, ठीक। अब T99 की निकालनी हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देना, 6.66 से, ठीक। और अगर T99.99 की, 9 की बस ओनली 99.9, तो 99.99 की मल्टीप्लाई कर देना T हाफ से, या 10 की सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना 10 इंटू T हाफ, ठीक है। अगर 99.9 निकलनी हो, और अगर T99.99 निकलना हो तो 13.34 से मल्टीप्लाई कर देना किसका, T हाफ का। ऐसे ही अगर किसी और परसेंट पे हमें निकालना हो तो क्या करना है, K की वैल्यू रखना, ठीक। K की वैल्यू रखना और कितना परसेंट निकालना है वो रखना, और इज इक्वल टू में रख देना ln 100/100 माइनस एल एक्स, 100 माइनस एक्स, आपका निकल जाएगा कि कितना आएगा, ठीक। देखो इधर ये 2 से मल्टीपल हो रहा है, फिर 3 से, फिर 4 से, तो T90 याद रखना, फिर आगे का अपने आप निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, फिर 4 से, है ना। आगे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है, इसे याद कर लेना। ये देखो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, मैं इसे समझाऊंगा नहीं, तुमने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, डुअल नेचर में mx/y mx+c का ऐसे ग्राफ बनाना सीखते हो तुम, वही है ये, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, रीड आउट कर लेना कैसे ग्राफ बनता है, ये देख लेना। ये देखो ln ct का ग्राफ वर्सेस t के साथ, ये रेट वर्सेस कॉन्स्टेंट का ग्राफ, कंसंट्रेशन का ग्राफ है इसके साथ, ठीक। नेक्स्ट देखो टी हाफ का ग्राफ है सी नॉट के साथ, टी हाफ ln 2/k का, ये पूरा ग्राफ है, देख लेना। देखो सुपर ओपी ट्रिक टू सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। सी नॉट से C0/2 में हाफ सेल रिएक्शन होती है, C0 टी हाफ होती है, इसमें भी हाफ हो रही है, इसमें भी हाफ, देखो हाफ फिर देन हाफ, ऐसे जा रही है, ठीक है। C0 n T हाफ C0/2 to the power n, ठीक है। नेक्स्ट देखो डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन एट nth ऑर्डर, कोई nth ऑर्डर पे डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन हो रही है। देखो ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, डिफरेंशियल रेट हो रहा है -dA/dt होगा, ठीक है, क्योंकि इधर रिएक्टेंट का निकाला है, रेट लॉ हो जाएगा, रेट लॉ लगेगा, इसको इसके इक्वल रखेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा -dA, उसमें हमने इसको इसके इक्वल रखा था, लेकिन वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, इधर क्या है nth ऑर्डर, ठीक है। इधर इसको इक्वल रखेंगे एन क्या है, एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन कोई nth ऑर्डर होगा उसके लिए है, ठीक है। आगे देखो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर, nth रिएक्शन के लिए क्या है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन की टर्म्स में इसको इसके इक्वल रखा, इंटीग्रेशन करा कि सी नॉट से सी टी कोई जा रहा है, यहाँ 0 से कोई टी जा रहा है, ठीक। ऑर्डर करो ए एन के इक्वल रखना, कंसंट्रेशन एन ऑर्डर है कोई, ठीक। आगे देखो इंटीग्रेशन करोगे आ जाएगा आप तुम्हारा -n+1 n+1, ठीक। और ये इधर इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी सी टी -n+1 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 माइनस के टी कल -0, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेगा पूरा तुम्हारा ये आ जाएगा सी टी टू द पावर 1 - n C0 1 टू द पावर 1 - n अपॉन में 1 - n टू द इक्वल के टी। इंटीग्रेटेड रेट लो है ये, एन की वैल्यू एक के इक्वल नहीं है, ठीक है, याद रखना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखो, एन जीरो ऑर्डर रिएक्शन सबसे ही पता चल रहा है, एन की वैल्यू क्योंकि जीरो होगी, C0 1 - n 1 - n के टी, इसी के वैल्यू निकाल लिए। ये एन ऑर्डर पे क्या होगा तो देखो 1 रखा, 0 रखा तो ये 1 हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी के टी। C0 की वैल्यू क्या आ गई, C0 - CT इक्वल टू के टी, C0 की वैल्यू आ जाएगी CT + R के टी, ये की है, ठीक। CT इक्वल टू C0 - KT, ठीक है। आगे देखो हाफ लाइफ, अब ये दूसरी हाफ लाइफ है टाइम व्हेन द हाफ ऑफ द रिएक्टेंट डिकम्पोज, टी की वैल्यू हाफ C0/2 CT - KT प्लस C0/2 सी टी की वैल्यू रखेंगे, KT की वैल्यू वही टी हाफ पे रखेंगे और ये C0 हो जाएगा, KT हाफ C0 - C2 KT हाफ C0/2
टी की हाफ की वैल्यू आ जाएगी सी नॉट बाई टू के, ठीक। हाफ ऑफ द रिएक्शन, half life of the zero order reaction is directly proportional to the initial concentration, ठीक है। T75 पे क्या होगी, T75 पे सी नॉट बाई फोर होगी, वैल्यू रखोगे सी टी इक्वल टू माइनस के टी थ्री बाई फोर प्लस सी नॉट, इसकी वैल्यू रखोगे, आंसर आएगा टी थ्री बाई फोर, थ्री अपॉन में फोर सी नॉट बाई के, थ्री बाई फोर थ्री अपॉन में टू इंटू में सी नॉट बाई के, ठीक है। सी नॉट बाई टू के की वैल्यू टी हाफ है, टी हाफ रख दोगे, आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू में टी बाई हाफ। एक बार ये सारी ग्राफ रीड कर लेना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ, आर वर्सेस एक्स कंसंट्रेशन का ग्राफ, T50 वर्सेस को इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ, ठीक। आगे देखो, अब आता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में एन की वैल्यू टू होगी, एन की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, nth ऑर्डर के अंदर ही टू की वैल्यू टू पुट करोगे, आ जाएगा आंसर -1, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, इसको भी के टी के इक्वल रखो, 1 माइनस सी नॉट अपन में 1 माइनस सी टी, यहाँ प्लस होगा, माइनस के टी इधर आ जाएगा, 1 माइनस सी नॉट इधर, 1 अपॉन में सी नॉट 1 प्लस में, ठीक। आगे देखो, हाफ लाइफ टी एफ, टी की पावर टी हाफ सी नॉट बाई टू हाफ सी टी, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे ना, आंसर आ जाएगा, सी टी की वैल्यू पुट करो, सी नॉट बाई टू, सी नॉट टू बाई सी नॉट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई सी नॉट इक्वल टू टी हाफ, टी बाई हाफ इज इक्वल टू 1 बाई के सी नॉट, हाफ लाइफ इक्वल टू ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये याद कर लेना, पॉइंट सही है, हाफ लाइफ सेकेंड ऑर्डर की। आगे देखो, ये T75% पे क्या होगी रिएक्शन, ये देख लो, इस पे ऐसे ऐसे करोगे, सी नॉट बाई फोर मल्टीप्लाई करोगे इसी के अंदर दोबारा, ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सी नॉट बाई फोर, फोर बाई सी नॉट हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक। टी बाई थ्री बाई फोर की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा, ठीक। आगे देखो, ये सेकंड ऑर्डर के ग्राफ्स हैं, इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। सेकंड ऑर्डर का ग्राफ ये वाला ये वाला ये वाला, इसको पढ़ के जाना एक बार, ठीक है। समझा नहीं रहा हूँ लेकिन इम्पोर्टेंट है, सही है, पढ़ लेना, ठीक। हमारा चैप्टर यहीं तक था। जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे केमिकल काइनेटिक्स के, मैंने सबको पढ़ाने का ट्राई करा, सब कुछ पढ़ाने की कोशिश की। अगर चैप्टर को समझ आया हो, कुछ भी रिवाइज तुम्हारा हुआ हो अच्छे से इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर इसके कुछ थोड़े बहुत सब कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, अगर तुम्हें वो भी चाहिए हो, तो वीडियो में नीचे कमेंट करके बता देना कि वीडियो में ये वाला कंसेप्ट भी चाहिए भैया, दे देना। अगर वीडियो में नीडेड हुआ तो मैं दे दूंगा उसको सेकंड पार्ट बना के। 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो नहीं हुए हैं, जैसे कि आरएनएस इक्वेशन नहीं कराई है, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, हाँ है, थोड़े 1-2 क्वेश्चन आते हैं उससे, लेकिन अभी नहीं कराई है कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए नहीं कराई है वो वाली इक्वेशन। सेकंड पार्ट में अगर रिक्वेस्ट्स आई तो मैं उसको भी करा दूंगा, आरएनएस इक्वेशन को, और कुछ ग्राफ्स भी हैं वो भी नहीं हुए हैं, और 3-4 कॉन्सेप्ट्स भी और हैं। आरएनएस इक्वेशन हो गया अपना, वो भी नहीं हुआ, और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स भी नहीं हुए हैं, और कोलिजन थ्योरी भी नहीं हुई है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी मतलब 3-4 टॉपिक अपने कुल मिला के नहीं हुए हैं। अगर सेकंड पार्ट के लिए आप रिक्वेस्ट करते हो, मैं आई विल डेफिनेटली अपलोड दिस, सो फॉर दैट टाइम आई विल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड बाय बाय। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कैसी लगी वीडियो, और अच्छे से इसके क्वेश्चन लगा लेना प्रीवियस ईयर के बोर्ड के, पूरा हो जाएगा चैप्टर। इसमें 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हाफ लाइफ वाले क्वेश्चन हो गए, हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक रेट लॉ वाले इक्वेशन, रेट लॉ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन वाला इंपॉर्टेंट है। 3-4 टॉपिक्स हैं इसमें से जो इम्पोर्टेंट है। जो आरएनएस इक्वेशन है वो मतलब मतलब पेपर में बहुत कम बार देखी गई है नहीं इतनी इम्पोर्टेंट। जब भी अगर पार्ट 2 का रिक्वेस्ट करोगे तो मैं डाल दूंगा, ठीक है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। इसमें जो मैंने क्वेश्चन कराए उसको भी लिख लेना, वो भी सही है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है, वो नीट में आ चुके हैं 2-3 बार वो क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें करवाए हैं, ठीक। उन्हें कर लेना, 2-3 क्वेश्चन कराए मैंने, ज़्यादा नहीं कराए हैं, आई नो। टाइम को लेते हुए, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, इस वीडियो में लंबी जर्नी थी इसलिए। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं जो बचे कुचे कॉन्सेप्ट है वो भी करा दूंगा। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय।